ओके सो गाइस, आपका एग्ज़ाम है 1 मार्च को योगा का। एंड होप आप सबका बहुत अच्छा पेपर जाए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। फटाफट पढ़ लेते हैं। सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है। यूनिट 1 हमने पूरा कवर किया है 3 पार्ट्स में। यू कुड सी द वीडियोज़ एंड 2x अगर आपको हेल्पफुल हो। मैंने ऑलरेडी फास्ट बोला है तो इट वुड बी रियली हेल्पफुल टू यू। फटाफट वीडियो देखो, फटाफट अच्छे स्कोर करो एंड या वी कुड गो अहेड। ओके, यूनिट 2 भी हो चुका है, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू योगा टेक्स्ट। यूनिट 1 हो चुका है, यूनिट 2 भी हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशन। यूनिट 1 इसलिए बोला था कि आप थोड़ा रिलीफ फील करो कि यूनिट 2 भी हो चुका है। ठीक है, यूनिट 2 बहुत बड़ा था, इसकी 2 वीडियोस बनी है 2 पार्ट्स में। यू कुड सी दैट एंड आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। आप साथ के साथ पढ़ते भी जाना। अब यूनिट 3 की बारी है, लास्ट यूनिट है ये, योगा फॉर हेल्थ प्रमोशन। एंड लेट्स स्टार्ट इट विदाउट वेस्टिंग अ फर्दर मोमेंट। इंट्रोडक्शन टू फर्स्ट एड एंड CPR। देखो, बहुत छोटा सा चैप्टर है ये, छोटा सा यूनिट है, लाइक 3rd यूनिट। ये इतना बड़ा नहीं है जितना वो था। 2nd यूनिट बहुत बड़ी थी। इसमें तो ये नॉर्मल है, ये तो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, बहुत इजी है। ओके, ड्यूरिंग मेडिकल एमरजेंसी एंड एक्सीडेंट्स फर्स्ट एड इज़ द फर्स्ट एंड इमीडिएट हेल्प गिवन टू अ सिक और इंजर्ड पर्सन। ये तो बात सही है, किसी को भी कुछ इंजरीज होती है तो फर्स्टली हम वही कर सकते हैं कि जो फर्स्ट एड है वो दे सकते हैं, विच में इंक्लूड कार्डियोपल्मिनरी रिससिटेशन। एंड ये है आपका CPR। CPR की अगर फुल फॉर्म पूछी जाए तो ये लिखना, C स्टैंड फॉर कार्डियो, P पल्मनरी एंड R इज़ फॉर रिससिटेशन। रिससिटेशन, कार्डियोपल्मनरी रिससिटेशन। ओके, CPR जो वो देता है जब किसी को हार्ट अटैक आता है। ओके, जिससे उसकी क्या अंदर की जो वो होती है वेंस, ब्लड फ्लो रुक जाता है, उसको हेल्प करता है जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाती तब तक। वेल वेटिंग फॉर एन एम्बुलेंस या मेडिकल हेल्प, कोई डॉक्टर नहीं आ जाता या कोई एम्बुलेंस नहीं आ जाती। विद बेसिक मेडिकल ट्रेनिंग और इवन अनट्रीट पर्सन, ये फर्स्ट एड कोई भी परफॉर्म कर सकता है, इवन कोई अनट्रीट पर्सन हो या विद मेडिकल ट्रेनिंग मिली हुई हो तो बहुत अच्छी बात है। That is, everyone should learn CPR properly and also know how to use an automated external defibrillator, that is AED. AED is a machine that is used for electric shock in case of cardiac arrest. आप लोगों ने देखा होगा स्टॉपिंग ऑफ हार्ट बीट हो जाती है तो वो यूज़ करते हैं ताकि वो वापस ब्रीदिंग आ सके। दैट इज़ ऑटोमेटेड एक्सटर्नल defibrillator. The aid is usually available at public places, commercial setups like malls, cinema halls and airports, सब जगह अवेलेबल होता है। एंड द प्राइमरी एम ऑफ फर्स्ट एड इज़ टू मिनिमाइज पेन, प्रिवेंट डेथ और सीरियस इंजरी फ्रॉम वर्सिंग। मतलब वर्स क्या हो सकता है, डेथ है तो उसको प्रिवेंट करना और पेन को कम से कम करना। सीरियस इंजरी उसको, जैसे क्लॉट होता है तो उसको रोक देना। आप फर्स्ट एड कर देते हो, फटाफट टेप वो लगा देते हो, बैंडेज लगा देते हो तो वो ब्लीडिंग रुक जाती है। ठीक है, तो दैट इज़ द थिंग। द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड्स आर एज फॉलोज। की ऑब्जेक्टिव्स क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। दैट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट एड इज़ टू मिनिमाइज द पेन एंड सेव लाइफ। सबसे क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? पेन को कम करना और जान बचाना। फर्स्ट एड डन करेक्टली शुड हेल्प रिड्यूस द पेशेंट्स पेन, स्टेबलाइज द पेशेंट। अगर आप बिल्कुल सही से करते हो, फर्स्ट एड सही से उसे पेशेंट को देते हो तो दैट वुड रिजल्ट इन रिड्यूस ऑफ इट्स पेन एंड स्टेबलाइज द पेशेंट। ओके, फर्स्ट एड ये ही नहीं है कि सिर्फ CPR इंक्लूड होता है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स एड्रेसिंग द एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज मूविंग अ पर्सन away from any cause of harm or site of accident, away from fire as smoke may cause further choking। मतलब किसी को भी हेल्प करना थ्रू एनी वे could be called as first aid. Applying first aid techniques to prevent worsening of the condition भी first aid में ही आता है। थर्ड आता है, इट वुड ऑल्सो इंक्लूड टू एक्सेलरेट द रिकवरी फ्रॉम द इलनेस और इंजरी। अच्छा, जो इंजरी हो गई है उसको भी रिकवर करने में हेल्प करवाना इज़ ऑल्सो फर्स्ट एड। कंप्लीटिंग अ ट्रीटमेंट हो गया, अप्लाई बैंडेज अप्लाई करना, बैंडेजेस हो गई, टू अ स्मॉल वाउंड एंड सपोर्टिंग अ ब्रोकन आर्म और लेग। ब्रोकन आर्म और लेग हो गया तो आप उसको सपोर्ट दे रहे हो टू हेल्प हिम और हर टू रीच टू द हॉस्पिटल। वो सारी चीज़ें भी इसमें आती है। अब यार PUBG में यू गॉट डैमेज तो आप बैंडेज लगाते हो, फर्स्ट एड लगाते हो, हीलिंग्स लेते हो ना। सेम वे इंसान को भी तो बैंडेजेस चाहिए, हीलिंग्स चाहिए, वो सेम चीज़ें आप जो उसमें लगाते हो बस वो लिख के आ जाना, मिल जाएंगे मार्क्स। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नेट, जब आपको डैमेज मिलता है कि आप हर्ट हुए तो आप पेन किलर लेते हो, जब आपकी बॉडी टायर्ड हो जाती है आप पेन किलर लेते हो। जब डैमेज मिल रहा है, जब आप
आपका एक्सीडेंट हो गया, आप हर्ट हो गए, गाड़ी से गिर गए, तो बैंडेज अप्लाई करते हो ताकि आप क्या हो, हेल्थ बर्ड्स है तो क्या हो गया, वो हीलिंग प्रोसेस हो गई ना. दैट इज़ द सेम थिंग. It is important to note that first it cannot be compared with the care what a trained medical professional provides. हाँ, ये कंपेयर नहीं किया जा सकता कि जो मेडिकल प्रोफेशनल प्रोवाइड करते हैं, बट एटलीस्ट वो उस सिचुएशन को थोड़ा कंट्रोल में ला देता है. फर्स्ट इट इन्वॉल्व मेकिंग कॉमन सेंस डिसीजंस इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ एन इंजर्ड पर्सन इन एन इमरजेंसी सिचुएशन. ठीक है. ABCD पॉइंट्स में भी नोटेड पेशेंट्स ड्यूरिंग सच एमरजेंसी. ये ABC पॉइंट्स रट लो, दैट इज़ ABCD. Airways, breathing, circulation and disability. Airways are clear or not. Respiration is adequately maintained, सांसें चल रही है. Any possibility of internal bleeding है या कैसे क्या सीन है. Difficulty in body functions और activity limitations. Body functions कम हो रहे हैं, क्या फील हो रहा है, वो सारी चीज़ है. तो ये ABCD is to be noted during such emergency. Airways, breathing, circulation. Airways are clear, respiration is adequately maintained. Circulations, any possibility of internal bleeding, and difficulty in body functions or activity limitation is disability. ठीक है. और अगर ऐसा होता है तो फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट कि जो एनवायरनमेंट है वो सेफ है पर्सन के लिए, और जो पर्सन है वो कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है. पर्सन अपीयर्स अनकॉन्शियस, टैप एंड टॉक, मतलब अगर वो अनकॉन्शियस हो गया तो उसको लाइक पानी की छींटे दो, उसे उठाओ, उसे कॉन्शियस करो, उसे बात करो एंड उसे पूछो, लाइक उसे कॉन्शियस रखो, अनकॉन्शियस मत होने दो, अदरवाइज तो हेल्थ विल डिट्रॉय, हेल्थ विल गेट वर्स. तो उसको अवॉइड करने के लिए उसे कॉन्शियस रखना बहुत ज़रूरी है. कॉल योर लोकल एमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर, फटाफट एम्बुलेंस को कॉल करो. लुक एंड लिसन, सी द मूवमेंट्स ऑफ चेस्ट एंड ट्राई टू लिसन ब्रीदिंग साउंड. उसको ऑब्जर्व करो कि ब्रीदिंग कैसी है, मतलब मूवमेंट्स कैसे है चेस्ट में, ऑल दिस थिंग्स. उसकी जो नेक की या पल्स उसको फील करो. एंड कार्डियक आर्टरी वन साइड नॉट मोर देन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. देन बिगिन CPR, और फिर CPR स्टार्ट करो. और अगर ED अवेलेबल है तो डिलीवर वन शॉट एज इंस्ट्रक्टेड, देन बिगिन CPR. और एज इंस्ट्रक्टेड अगर बोला जाए तो एक शॉक दो एंड उसके बाद आप CPR बिगिन कर सकते हो. नाउ व्हाट इज़ CPR? आप लोगों ने देखी होगी वीडियोज़, आई गेस. वो नहीं होता है, वो हाथ से उस पर करते हैं, पंप करते हैं. ओके, आई विल टेल यू. कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन, इसका फुल फॉर्म याद कर लेना, लिख लेना, मार्क्स मिलेंगे अच्छे से. और ये नॉट ओनली फॉर बुक्स, पर रियल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बुक के लिए आप पढ़ के पास हो जाओगे, दैट इज़ इट, फिर भूल जाओगे नहीं, बट ये रियल लाइफ के लिए आपको याद रखना है. कोई भी इमरजेंसी हो, यू कुड अप्लाई इट एंड यू कुड सेव अ लाइफ ऑफ अ पर्सन. इतनी बड़ी चीज़ है, ठीक है. तो हल्के में मत लेना, ध्यान से सुन लो, आगे भी काम आएगा. लाइफ सेविंग प्रोसीजर, इट इज़ वेरी यूजफुल वेयर समवंस ब्रीथिंग और हार्ट बीट, अगर किसी की हार्ट बीट रुक गई है या ब्रीदिंग रुक गई है. अब ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि सबको CPR आना चाहिए, इवन इफ़ यू आर डॉक्टर और नॉट, आना चाहिए, क्योंकि कभी किसी की जान बच जाए, किसे पता. ठीक है. टू सिचुएशंस अगर CPR की देखें तो इफ़ यू आर नॉट ट्रेन एंड कॉन्फिडेंट अबाउट CPR देन प्रोवाइड हैंड्स ऑनली CPR. जो हैंड्स वाला CPR आपने देखा होगा, खाली वही प्रोवाइड करोगे, आप प्रॉपरली ट्रेन नहीं हो, कॉन्फिडेंट नहीं हो. दैट इज़ चेस्ट कंप्रेशंस ऑफ 100 टाइम्स इन अ मिनट अंटिल मेडिकल हेल्प अराइज. जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाती या कोई डॉक्टर नहीं आ जाता तब तक ये आपको करना है. और अगर आप वेल ट्रेंड हो तो CPR विथ 30 चेस्ट कंप्रेशंस फॉलोड बाय 2 रेस्क्यू ब्रीथ्स, माउथ टू माउथ रेसिस्टेशन एंड मास्क में बी यूज टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन. ठीक है, समझ गए? आई होप इट्स क्लियर. ये तो समझाने की ज़रूरत होगी नहीं. CPR can be oxygenated blood flowing from the brain and other vital organs until more definitive medical treatment restores a normal heart activity. ठीक है. जब हार्ट स्टॉप हो जाएगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रुक जाएगा और उससे ब्रेन डैमेज होगा, फ्यू मिनट्स में और पर्सन की डेथ हो जाएगी. कंप्रेशन ऑनली अगर हैंड्स ऑनली में देते तो उसे बोलते हैं CAB. फॉर एडल्ट्स विद कार्डियक अरेस्ट कंप्रेशन ऑनली. CPR इन्वॉल्व्स चेस्ट कंप्रेशंस विदाउट वेंटिलेशन सपोर्ट. इट इज़ रिकमेंडेड इज द मेथड ऑफ चॉइस फॉर द अनट्रेन्ड पर्सन एज इट इज़ ईजियर टू परफॉर्म. इसमें पूरी स्टेप्स लिखी हुई है कि अडल्ट है तो उसमें सपोर्ट 5 सेंटीमीटर, इन्फेंट्स में 4 सेंटीमीटर, 100 पर मिनट करना है. ओके. और इसमें कैसे करना है वो भी बताया हुआ है. इसका फ़ोटो सर्च कर लेना, फ़ोटोज रहने दो, ये रहा. दैट्स हाउ यू कुड डू. ठीक है. ABC एंड CAB क्या होता है, डिफरेंस क्या है इन दोनों में?
न्यूबॉर्न बेबीज़ में होता है एयरवे ब्रीथिंग चेस्ट कंप्रेशन, वैसे अडल्ट में होता है चेस्ट कंप्रेशन एयरवे ब्रीथिंग, उल्टा होता है, ठीक है। और ये ओनली ट्राई होना चाहिए तब कि आप ट्रेंड हो सीपीआर में, ऐसा नहीं कि आप एकदम से वो कर लो तो और सिचुएशंस भी कर जाए। फिर माउथ टू माउथ रिसस्टेशन होना चाहिए, या तो ये वाला यूनिवर्सल कंप्रेशन ऑफ वेंटिलेशन ऑफ रेशियो 3:30:2 इज रिकमेंडेड फॉर अडल्ट्स, 30 टाइम्स चेस्ट कंप्रेशन फॉलोड बाय 2 रेस्क्यू ब्रीथ्स एंड देन रिपीट द सेम साइकिल, और इफ एटलीस्ट 2 ट्रेन रेस्क्यूअर्स आर प्रेजेंट इन रेशियो 15:2, ठीक है। सीएबी में मेथड क्या होता है, तो पर्सन को अपने बैक पे लेटाना है, देन नील नेक्स्ट टू द पर्सनस नेक एंड शोल्डर, वहाँ पे आपका हाथ रखना है। ये सिंपल, आप ये देख लो, ये जो फोटो है आपको बस इसी को डिस्क्राइब करके आना है, ओके। एंड देन आपको पंप करना है 100 कंप्रेशंस पर मिनट जब तक कोई मेडिकल हेल्प अराइव नहीं चाहती, ओके। देन एयरवे, इफ़ यू ट्रेन सीपीआर यू हैव परफॉर्म 30, जस्ट ओपन द पर्सन एयरवे, ठीक है। फिर ब्रीदिंग हो गया, माउथ टू माउथ कंप्रेशंस करना, दैट इज़ टू पुट द चाइल्ड ऑन द बैक ऑफ अ फर्म सर्फेस, ये तो सीएबी हो गया, ओके। तो इन एन अडल्ट व्हाट यू शुड डू, पहले कंप्रेशंस करना, फिर एयरवे, फिर ब्रीथिंग, एंड देन कंप्रेशंस एयरवे ब्रीथिंग सेम वे में, बट उससे डिफरेंट वे में करना। ओके, सो दिस वॉज अबाउट सीपीआर एंड फर्स्ट एड, होप इट्स क्लियर टू यू। ये वीडियो देख लो, ये फ़ोटो देख लो एंड जस्ट डू इट, लिख के आ जाना, पूरी स्टेप्स मिल जाएंगे मार्क्स, एंड 100 to 120 लिखा हुआ है इन, ओके। अब आता है योगिक मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस तो भाई एक्सप्लेन करने की तो बिल्कुल नीड ही नहीं है आप लोगों को, आप तो बहुत अच्छे से जानते हो। अभी तो स्ट्रेस नहीं होना यार, कल योगा का पेपर है यार, आज तो पढ़ना ही पड़ेगा। रात के 12 बज रहे हैं, कोई नहीं 2x पे करके देख लेंगे, फिर भी क्या होगा कल, क्या मैं पास हो जाऊँगा, क्या अटक जाऊँगा, कि लटक जाऊँगा, दैट इज़ द थिंग स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस इज़ अ यूनिवर्सल टर्म जो भी यूज़ बाय एनीवन एंड एवरीवन विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट प्रॉपरली, कोई भी यूज़ कर लेता है। और ये तो आजकल हर चीज़ पे हो गया कि छोटी छोटी सी बात पे बोलती कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है। बट व्हाट डज मेडिकल साइंस डिफाइंस इट एज? It defines stress as a specific response of body to all the non-specific demand, that is secretions of certain hormones. ये तो साइंस डिफाइन करती है, मेडिकल साइंस, ठीक है। और जब पर्सन फेसेस अ प्रॉब्लम इज डेली लाइफ, एक्सेस इज रिसोर्सेज फॉर कॉपिंग विद दैम, और जब वो उसे डील नहीं कर पाता तो होता है स्ट्रेस। जब आप पढ़ाई कर पाते हो तब स्ट्रेस होता है क्या? नहीं ना। जब आप पढ़ाई नहीं कर पाते हो तब आता है बहुत 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 सारा स्ट्रेस। अब बताएंगे कि योगा कैसे मैनेज कर सकता है स्ट्रेस को, एंड दैट इज़ द थिंग। तो डेफिनेशन देखा जाएगा WHO के थ्रू, तो मेंटल हेल्थ इज द स्टेट ऑफ वेलबींग इन विच द इंडिविजुअल रियलाइजेज हिज और ऑन एबिलिटी कैन कोप विद द नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ, कैन वर्क प्रोडक्टिविटी एंड फ्रूटफुली एंड इज एबल टू मेक कंट्रीब्यूशन टू हिज और हर कम्युनिटी। अब टाइप्स ऑफ स्ट्रेस देख लेते हैं पहले। मोटिवेट्स, अच्छा गुड स्ट्रेस और बैड स्ट्रेस दोनों होते हैं। गुड स्ट्रेस होता है कि मोटिवेशन आ रहा है। गुड स्ट्रेस क्या होता है? पढ़ाई का आप स्ट्रेस ले रहे हो, लेना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो आपको मोटिवेट करता है कि आप वर्क करो, आपकी एनर्जी को फोकस करता है पढ़ाई करने में, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है, आपको अच्छे मार्क्स दिलाता है। सो दिस इज़ अ गुड स्ट्रेस, इट शुड बी टेकन। बट अति किसी भी चीज़ की बुरी है, तो ज़्यादा स्ट्रेस लेना नहीं है। स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ो, अच्छा पढ़ाएगा। बैड स्ट्रेस के आउटकम्स क्या होते हैं? एंग्जाइटी, टेंशन, डिक्रीज परफॉर्मेंस, मेंटल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स। कॉजेज ऑफ स्ट्रेस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ये तो आप अपने वर्ड्स में लिख लोगे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, तो आप क्या होगा, आप अच्छे से खाना नहीं खा पाओगे, आपका ब्लड प्रेशर अप डाउन होता रहेगा, हेडेक होगा, अपसेट स्टमक, चेस्ट पेन, इंसोम्निया, एनीमिया आएगी, एंड दैट इज़ द फाइनेंशियल स्ट्रेस थिंग्स। स्किन प्रॉब्लम्स, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें। वर्क रिलेटेड, इसमें पूरा डाटा दिया हुआ है। देन पर्सनल रिलेशनशिप्स, अगर आपकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, चाहे फ्रेंड्स हो चाहे रिलेशनशिप्स हो, तो ऑब्वियसली यू वुड बी स्ट्रेस्ड। पेरेंटिंग, कि पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं, कि पेरेंटिंग स्ट्रेस कैन ऑल्सो डिक्रीज द क्वालिटी ऑफ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। और डेली लाइफ एंड बिजीनेस, पर्सनैलिटी एंड रिसोर्सेज, ठीक है। साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस देखा जाए तो कॉमन इफेक्ट्स ऑन स्ट्रेस ऑन मूड और स्ट्रेस ऑन योर बिहेवियर। मूड में अगर स्ट्रेस है तो एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस, लैक ऑफ मोटिवेशन वगैरह आ जाता है।
स्ट्रेस ऑन योर बिहेवियर में तो आप गलत चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हो, लाइक टॉबैको यूज हो जाता है, सोशल लाइफ आपकी लग जाता है, सोशल लाइफ के ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़, एंगर आउटबर्स्ट, ओवर ईटिंग या अंडर ईटिंग, ज़्यादा खाते हो या बिल्कुल नहीं खाते हो, ठीक है। डिफरेंट इफेक्ट्स स्ट्रेस की ऑन योर डिफरेंट सिस्टम की, आपकी कैसे अफेक्ट करता है आपको। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है, लाइक अगर आपको स्ट्रेस है तो आपकी ब्रीदिंग जो है वो कम होती जाएगी एंड आप बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो जाता है, लाइक ब्लड प्रेशर का बढ़ना कम होना, एंड दैट ऑल थिंग्स इंक्लूड्स इन दिस रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स। डाइजेस्टिव सिस्टम में ये है कि द लीवर प्रोड्यूसेस एक्स्ट्रा ब्लड शुगर ग्लूकोज टू गिव द बॉडी अ बूस्ट ऑफ एनर्जी, और जब आप अंडर क्रोनिक स्ट्रेस हो गए तो बॉडी में नॉट बी एबल टू कीप द एक्स्ट्रा ग्लूकोज सर्ज, तो इससे होता है आपको डायबिटीज़, रश ऑफ हार्मोन्स, रैपिड ब्रीथिंग, इंक्रीज हार्ट रेट, अपसेट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एक्सेट्रा टाइप्स ऑफ थिंग्स। मस्कुलर सिस्टम में टाइट मसल्स कॉज हेडेक, शोल्डर पेन, बॉडी एक्स होते हैं। ओके, तो मस्कुलर सिस्टम में यही होता है। देन आपकी शोल्डर पेन, बॉडी एक्स होती है। तो अभी तो बोलते हैं कि स्ट्रेस आपको सिर्फ मेंटली अफेक्ट नहीं करता, आपकी फिजिकल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है, एंड दैट्स अ ट्रू थिंग। क्या मेंटली तो आप ड्रेन होती हो, बट आप फिजिकली भी आपको चेंजेस दिखाई देते हैं। एंड फॉर फीमेल्स स्ट्रेस लेती है, देन सेक्सुअलिटी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें स्ट्रेस इज एग्जॉस्टिंग फॉर बोथ बॉडी एंड माइंड, जैसे मैंने अभी जस्ट कहा। और अगर स्ट्रेस कंटिन्यूस होता है तो मैन की हेल्थ को भी अफेक्ट करता है एंड वुमेंस की हेल्थ को भी अफेक्ट करता है, लाइक वुमेंस को तो अफेक्ट इन देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल, और उनकी उसमें then immune system stress stimulates the immune system, which can be benefit for immediate situations. The stimulation can help to avoid infections and heal wounds, but over time stress hormones will weaken the immune system and reduce the body's response to foreign invaders. Okay, तो ये चीज़ हो गई। योगिक मैनेजमेंट फॉर स्ट्रेस अगर देखा जाए तो ओम, चैंटिंग एंड प्रेयर, जो सीधा पोजीशन वो कैसे बैठे हैं ध्यान मुद्रा में एंड दे आर चैंटिंग ओम एंड प्रेयर कुड हेल्प द स्ट्रेस। शोधना क्रियास, कपाल भाती हो गई, उसमें सूर्य नमस्कार के स्टेप्स देख सकते हो, ऑल द 12 स्टेप्स, ठीक है। देन ताड़ासन, वृक्षासन, कोणासन, अर्धचक्रासन, धनुरासन, ये सब याद कर लेना और इनकी वो देख लो आप फोटोज़, तो आपको याद रहेंगे कि पोस्चर्स कैसे हैं, तो आप बता सकते हो। वैसे नाम ही डिस्क्राइब करने रहेंगे। गोमुखासन हो गए, वक्रासन, मकरासन, भुजंगासन, उत्तन पदासन, हलासन, पवन मुक्तासन, शवासन, ठीक है। फिर प्राणायाम, ये तो आसनास हो गए। फिर प्राणायाम में देखिए ना नादीशोधा, ब्रह्म। फिर ध्यान में देखिए तो मेडिटेशन, फिर संथि पथा। ओके, योगा एंड डाइट, जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, डाइट अगर आप सात्विक डाइट ले रहे हो तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा और योर हेल्थ वुड बी गुड। सात्विक डाइट कंटेन्स फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हो गए, नेचुरल फॉर्म में ले रहे हो, विटामिन मिल रहे हैं आपको, अच्छी चीज़ मिल रही है। रासिक फूड में फ्राइड हो गए, तले गली चीज़ें हो गई, स्पाइसी फूड हो गए, सॉफ्ट ड्रिंक्स, बेवरेजेस, फास्ट फूड, जंक फूड जो आप खाते हो। और तामसिक में हो गए नॉन वेजिटेरियन आइटम्स या अल्कोहलिक आइटम्स, जो कि अवॉइड करने चाहिए, और जहाँ तक हो सके सात्विक डाइट आपको अपने डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। योगा एंड प्रिवेंशन ऑफ कॉमन डिजीज, फर्स्ट आता है ओबेसिटी, तो आजकल बहुत ज़्यादा है। ओबेसिटी इज अ कंडीशन इन विच एक्सेस बॉडी फैट accumulates to such an extent that health may be affected. It is commonly defined as body mass index and 30 kilogram or higher. Obesity in absolute terms is an increase of body adipose tissue, fat tissue mass जो भी होता है। और ये causes क्या होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कैलोरी कंजप्शन कर रहे हो, ओके, these are the primary causes. Increased food consumption can be attributed to genetic, medical and psychiatric illness. और ओके, सो डाइट, इसमें कॉजेज में क्या होता है, डाइट अगर आप हाई कंजप्शन, हाई कैलोरी खा रहे हो, लो फाइबर डाइट खा रहे हो तो ओबेसिटी होती है। और सिग्निफिकेंट रोल इन ओबेसिटी में होता है सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करता है, मेडिकल एंड साइकेट्रिक इलनेस हो गया, अर्ली माल न्यूट्रिशन is the main cause of rising rates of obesity in the developing world. Okay, gut flora and neurobiological mechanism, इसमें सारे पूरी एक्सप्लेन किया हुआ है।
देयर ऑल काइंड्स ऑफ फैक्टर्स, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए, एंडोक्राइन फैक्टर्स हो गए, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक वरी, एंग्जाइटी, फियर हो गया, वाटर रिटेंशन हो गया कि तो बहुत ज़्यादा कंजप्शन हो रहा है टी कॉफ़ी का, एंड दैट इज़ द थिंग अबाउट ओबेसिटी। एक्सेसिव फैट वाला हो गया, स्किन फोल्ड मेजरमेंट्स, वेरियस बॉडी सर्कमफेरेंसेस, पर्टिकुलरली सर्कमफेरेंस। अब इसके लिए यौगिक मैनेजमेंट क्या कर सकते हो ओबेसिटी के लिए, तो ओम चैंटिंग एंड प्रेयर, शोधना क्रिया दैट इज कपालभाति, कुंजल, अग्निसार एंड नौली, सूर्य नमस्कार एंड योगासनास। ये देख सकते हैं नौली, अग्निसार, कुंजल, मंडूकासन, पवन मुक्तासन। ओके, दिस आर द फोटोज। प्राणायाम कर सकते हो, स्पेशल प्रैक्टिस योगा निद्रा, ध्यान, मेडिटेशन, यामा, नीमा। तो इसमें हर चीज़ के लिए ऐसा बता रखा है। जो एक हाइपरटेंशन जो बीपी हाई बोलते हैं उसके लिए भी है। एक होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन बिकॉज ऑफ अब्सेंस ऑफ एनी हाई अंडरलाइंग डिसीज़, मतलब कोई भी आपको पहले से कोई डिसीज़ नहीं है, बस सिर्फ बीपी है। बट सेकेंडरी हाइपरटेंशन इज़ हाई प्रेशर ड्यू टू सम अंडरलाइंग डिसीज़, उसके अंडर की वजह से, किसी और की वजह से। इसमें आप मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो, डाइटरी मैनेजमेंट, एक हेल्दी लाइफ खा सकते हो, हेल्दी लाइफ स्टाइल ले सकते हो थ्रू हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड्स। ईटिंग हैबिट्स आप अपनी कर सकते हो कि एक फूड को जो कंज्यूम करना है वो रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम में हो, जो तला हुआ फूड उसे अवॉइड करना, हाई सॉल्ट वाली चीज़ अवॉइड करना अगर आपको हाई बीपी है तो। और होता है लेमन जूस ओवर वेजिटेबल्स इंस्टेड ऑफ टेबल सॉल्ट। ओके, लेमन जूस यूज़ करना इंस्टेड ऑफ द टेबल सॉल्ट। टेक फूड्स रीच इन फाइबर लाइक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, जैसे कि एप्पल्स हो गए, ऑरेंजेस, कैरेट्स, टमाटोज एंड बीन्स एक्सेट्रा। और अपनी कोई भी जो भी आपका मील होता है उसे स्किप नहीं करना, सारी मील्स खाना, 3 मील्स अ डे। अवॉइड पिकल्स, चटनीज, पापड्स एक्सेट्रा विच हैज़ हाई सॉल्ट कंटेंट। ईट फूड रीच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, लाइक आपको सिट्रस फूड्स खाने चाहिए। सिट्रस फूड्स जैसे हो गया पपाया हो गया, टोमेटोज, ग्रीन सीरियल्स, पटेटोज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। अवॉइड डिशेस कंटेनिंग बेकिंग पाउडर वाली चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। सो दैट इज़ द थिंग कि इससे आपकी बीपी हाई होती है, तो ये चीज़ें अवॉइड करनी है। और क्या खाना है क्या नहीं खाना है, डूज एंड डोंट्स हर चीज़ के होते हैं, तो बस यही चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट आता है योगिक मैनेजमेंट। योगा के थ्रू कैसे मैनेज कर सकते हो। अब डाइट से तो आपने कर लिया मैनेज, ठीक है, नहीं हो रहा फिर भी योगा से कैसे कर सकते हो, तो वही चीज़ें वापस आ जाएगी। क्रिया, आसना, प्राणायाम, मेडिटेशन एंड कॉन्ट्रेंडिकेशंस, जल नीति, सूत्र नीति, सूर्य नमस्कार, सूक्ष्म व्यायाम, ताड़ासन, कर्ती चक्रासन, आप पढ़ लेना नाम इतने सारे हैं। ओके, नेक्स्ट आता है लो बैक पेन। अगर आपकी कमर में दर्द है, अगर आपकी 18 की उम्र में 80 वाला दर्द है, तो आप क्या कर सकते हो। ओके, नॉट किडिंग बट सच में सिम्टम्स क्या क्या होते हैं वो तो पता ही है। दर्द दर्द दर्द, बहुत ज़िंदगी में दर्द है। ओके, क्रॉनिक बैक पेन तभी कंसिडर होगा कि आपको एक ही जगह पे 3 महीने से ज़्यादा के लिए वहीं पे दर्द हो रहा है, तो वो कंटिन्यू हो रहा है और इट्स ओवन और वो दर्द बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, और पता करना मुश्किल है, तो दैट इज़ द क्रॉनिक बैक पेन। अब देख लेते हैं कॉजेज ऑफ लोअर बैक पेन। कॉजेज क्या क्या भाई, एज एज एडवांसेस बोन स्ट्रेंथ एंड मसल इलास्टिसिटी टोन टेंड टू डिक्रीज, और ये भी उसमें वो होता है अकोस। पेन कैन ओकर व्हेन समवन लिफ्ट्स, अगर कुछ आप ज़्यादा हैवी वेट लिफ्ट करते हो या कुछ चीज़ें उठाते हो तो उससे भी आपको लोअर बैक पेन होता है। उससे आपको स्प्रेन भी आ सकता है लाइक मोच। ओके, एंड व्हेन द नर्व रूट्स बिकम कंप्रेस्ड और इरिटेटेड बैक पेन रिजल्ट होता है। ओके, यू कुड बी ओके, सो दिस इज द थिंग, लो बैक पेन में रिफ्लेक्ट नर्व और मसल इरिटेशन और बोन लेशंस, ये पूरी चीज़ें हैं, ये हर चीज़ों को अफेक्ट करती है और यही कॉजेज है, पढ़ लेना एक बार। योगिक मैनेजमेंट ऑफ लो बैक पेन। अब लो बैक पेन को योगिक मैनेजमेंट थ्रू कैसे कर सकते हो। ओम चैंटिंग एंड प्रेयर इज एप्लीकेबल फॉर एवरीथिंग। स्पाइनल एक्सरसाइजेज होती है जो आपको फ्लेक्सिबल करती है और आपके बैक पेन को रिलीज करती है। सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हो, योगासनास होते हैं, प्राणायाम, स्पेशल प्रैक्टिस, ध्यान। ठीक है, ये वापस सारी चीज़ें। अभी क्या है ये, योगा कैन हेल्प यू strengthen lower back and abdominal muscles, can help with always stretch before exercise और other physical activities, जिससे sprain अवॉइड कर सको। और
ज़्यादा लीन नहीं करना वेल स्टैंडिंग और सिटिंग, और अपना एक्सरसाइज उतना ही करना जितना आप कंफर्टेबल हो। यू डोंट हैव टू स्ट्रेच योर सेल्फ टू मच। कंफर्टेबल लो हिल शूज़ पहनने हैं। ठीक है, ये पूरे प्रिकॉशंस लिखे हुए हैं, नथिंग एल्स। फिर ब्रोंकियल आस्थमा। अस्थमा इज़ अ डिजीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। वही आपको लाइक व्हेन यू आर नॉट एबल टू ब्रीथ एंड एलर्जी से हो सकता है ये, कोल्ड एयर, एक्सरसाइज और इमोशनल स्ट्रेस। एक्सपीरिएशन में डिफ़िकल्टी, साइंस एंड सिम्टम्स हो गए सारे इसके। इसको भी डाइटरी मैनेजमेंट और योगिक मैनेजमेंट, योगिक मैनेजमेंट में वही योगा क्रिए वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। डाइटरी मैनेजमेंट अगर आप देखो तो डाइट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फूड्स एलर्जी के वो शुड भी अवॉइड करना चाहिए, कोल्ड फूड्स अवॉइड करने चाहिए। ठीक है, देन आता आर्थराइटिस। जॉइंट पेन रिड्यूस करना, इम्प्रूव जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी, फंक्शन एंड लोअर स्ट्रेस एंड टेंशन टू प्रमोट बेटर स्लीप। साइंस एंड सिम्टम्स क्या होगा? फीलिंग टायर्ड, वेट लॉस हो रहा है, पुअर स्लीप हो रही है, मसल एक एंड पेन, टेंडरनेस, डिफिकल्टी इम्प्रूवमेंट ऑफ जॉइंट्स। और इसको भी आप योगिक मैनेजमेंट के थ्रू हील कर सकते हो। योगा एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी तो बहुत अच्छी हो ही जाती है थ्रू योगा, बिकॉज इट अफेक्ट्स यू एट साइकोलॉजिकल लेवल एंड फिजिकल लेवल एंड मेंटल लेवल एज वेल। तो you have a overall development through yoga. So personality development can be considered as a tool, sorry, yoga can be considered as an effective tool for the development of personality of children. Okay, physical development, cognitive development, emotional development, social development and spiritual development. And that is it for our videos. I hope everything is clear. कि लास्ट वाली चीज़ों में थोड़ा मुझे भी आलस आ गया पढ़ाने में, बट कोई ना, पढ़ लेना। एंड दैट इज़ इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।